लेता है, तो फिर इन 22 प्रतिज्ञाओं में से ऊपर की 5-6 प्रतिज्ञाएं ऐसी जिनको फिर दोहराने की जरूरत नहीं है। सही बात है, बिल्कुल। फिर भी ये लोग डर रहे हैं, अरे वो टिकट हमारा क्या काटेंगे, हम उनका टिकट काट देंगे। तो तरीका उसका है ना, सब लोग एकजुट हो जाओ। क्योंकि दलित, पिछड़े, आदिवासी लोगों ने कभी विदेशियों की मदद की हो भारत में कब्जा करने के लिए, कभी नहीं मिलेगा आपको। तो बुद्ध ने खुद कहा, किसी बात को इसलिए मत मानो कि मैं कह रहा हूँ, बुद्धिज्म कैन बी सेड, या किसी बड़े महान व्यक्ति ने कहा है, किसी बड़े ग्रंथ में लिखा है, बल्कि बुद्ध ने कहा किसी बात को जांचो परखो। तो इनकी धर्म की नफरत की राजनीति का जवाब केवल बुद्धिज्म है। तो चूंकि बुद्धिज्म ने पूरी दुनिया को शांति, मानवता का संदेश दिया, बुद्धिज्म में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री का भाव है। सेल्फिश हैं, केवल वो अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। उन्होंने लगता है कि अगर हम अपनी पार्टी के खिलाफ बोलेंगे या पार्टी की किसी नीति के को ऑब्जेक्ट करेंगे तो हमारा टिकट कट जाएगा। जो लोग प्राइवेटाइज की बात कर रहे हैं, जो देश के सारे संसाधनों को बेच रहे हैं, जिन्होंने देश की न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षा व्यवस्था को लगभग प्राइवेटाइज कर दिया है, मैं ऐसे लोगों को देशद्रोही मानता हूँ। मैं ऐसे लोगों को बहुजन समाज के खिलाफ, दलित, पिछड़े, आदिवासी के खिलाफ, महिला के खिलाफ मानता हूँ। ये धम्म है। धम्म का मतलब जो किसी धर्मशास्त्र से नहीं चलता, राइट, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चलता है, जो इसलिए नहीं चल रहा कि सदियों से चला आ रहा है, इसे चलाना है। जय भीम। आप देख रहे हैं दी आउटकास्ट इंडिया। मैं हूं हितेश। आज हमारे साथ में दिल्ली सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम सर हैं, एडवोकेट हैं और तमाम सामाजिक मुद्दों पर लगातार काम कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर रितु का मुद्दा हो या ईवीएम का मुद्दा हो या बुद्धिज़्म के थ्रू समाज में परिवर्तन लाने का मुद्दा हो। लगातार ये उस सब्जेक्ट पर काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर मैं चाहूँगा कि आप अपनी जो सामाजिक स्थिति है इस टाइम पर हमारे समाज की, चाहे वो पॉलिटिकली हो, सोशली हो, उस पर आपका एक विचार क्या है, अगर आप बताना चाहें। मेरा ये मानना है कि चाहे राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो, दोनों ही हालात में समाज की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। और रादर अगर मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा खतरनाक मोड़ पर है। क्योंकि जो सोचकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिलवाया था, हालांकि वो सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा था, लेकिन पूना पैक्ट में मजबूरी में जो समझौता करना पड़ा अपने समाज की जान बचाने के लिए, और उसमें जो ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला, लेकिन फिर भी एक ये आशा थी कि हमारे लोग सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे, तो वो समाज की आवाज़ बनेंगे, समाज के लिए लड़ेंगे, समाज के मुद्दों को मजबूती के साथ उठाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हमारे जो भी सांसद, विधायक बने, मंत्री बने, वो केवल अपनी पार्टियों के गुलाम हो गए। वो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगे रहते हैं और उनको ये डर लगा रहता है कि अगली बार हमारा टिकट ना कट जाए, और इस चक्कर में वो अपने पार्टी के सामने नतमस्तक है, उन्हीं की आंखों के सामने समाज के हक अधिकार छीनते रहते हैं, लेकिन वो चुप्पी साधे रहते हैं, और उन्हीं के सामने सरकारें ऐसी योजनाएं बनाती हैं जिससे समाज का नुकसान होता है। वो उसमें वोट भी करते लेकिन वो मंत्री रहते हुए भी सरकार को समझाने की बजाय उसमें समाज के खिलाफ प्रस्ताव पास होने देते हैं। ये बेहद दुखद है। तो इस तरीके से एक तो हम राजनीतिक जो समाज की स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय है, और इसके साथ साथ दूसरा सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी समाज की बेहद ख़राब है। इसलिए ख़राब हो गई है कि जो सोचकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमारे पढ़ने का, नौकरी का, आगे बढ़ने का रास्ता बनाया था, तो उनके सोच के हिसाब से रिजल्ट आने शुरू हुए थे। हमारे लोग अच्छे पदों पे जा रहे थे, पढ़ाई को बहुत गंभीरता से ले रहे थे, धीरे धीरे समाज आगे बढ़ने लगा था, और धीरे धीरे लगने लगा था कि अब ज़्यादा दिन तक ये बदहाली समाज की, ये गुलामी नहीं रहेगी, और हम बहुत जल्द हम मुख्य धारा में आएंगे, आगे बढ़ेंगे। इसमें आपके हिसाब से कमी क्या रहती है कि जो हमारे रिजर्व्ड, जो हमारे एमपी एमएलएज हैं, लोकसभा और विधानसभाओं में जाते हैं, वो हमारी आवाज़ बन क्यों नहीं पाते हैं? कहीं ना कहीं उसमें जो हमारा सोशल मूवमेंट के थ्रू हमारे लोगों को जो हम जागरूकता लाना चाहते थे, जो बाबा साहब का सपना था, उसको हम एक तरीके से अच्छे से नहीं कर पाए। तो अब आगे हमें जो सुधार करने हैं, क्योंकि अब तो रिजर्वेशन पे भी ये लोग हमला कर रहे हैं। मैं वो पहले वाली बात एक सेकंड में ख़त्म कर दूं। ओके। सामाजिक और आर्थिक स्थिति बेहद ख़राब इसलिए है क्योंकि सरकारों ने एक साजिश के तहत
हमारे लोगों के पढ़ने के रास्ते को फिर से बंद कर दिया है। उन्होंने हायर एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया, जहाँ लाखों रुपया चाहिए एक बच्चे को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से लॉ करने के लिए 5 साल का कोर्स कम से कम 20 लाख रुपया चाहिए। इंजीनियरिंग करने के लिए 4 साल का कोर्स कम से कम 15 लाख रुपया चाहिए। मैनेजमेंट अगर IIM से MBA करे तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा 50 लाख रुपया चाहिए। तो इस तरीके से जो हायर एजुकेशन वाला क्षेत्र था वो अब धीरे धीरे हमारे लोगों से छीन रहा है। राइट। क्योंकि वो इतना महंगा है कि हमारे 99% SC ST की जो पॉपुलेशन है उसका 99% के तो पूरे अगर परिवार की महीने की इनकम जोड़ें तो वो 3,000 से 20,000 रुपये के बीच है 99% की। केवल 1% लोग ऐसे हैं जो वो सारा खर्चा उठाने में सक्षम है, चाहे वो सरकारी नौकरी के माध्यम से आगे बढ़े हों, चाहे उन्होंने कोई छोटे मोटे अपने व्यापार बिजनेस कुछ कर लिए हों उससे आगे बढ़े हों, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या केवल 1% है। तो इस तरीके से, और इतना पैसा हमारे लोगों के पास नहीं है कि वो अपना व्यापार खुद का कर लें। राइट। तो इस हिसाब से 90% लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति तो बेहद दयनीय है। रही बात जो सवाल आपने किया कि जो हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्रीगण हैं, वो क्यों ऐसा करते हैं, तो मैंने बताया ना कि वो केवल सेल्फ सेंटर्ड हैं, सेल्फिश हैं। केवल वो अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। उन्होंने लगता है कि अगर हम अपनी पार्टी के खिलाफ बोलेंगे या पार्टी की किसी नीति के को ऑब्जेक्ट करेंगे तो हमारा टिकट कट जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि उनको टिकट कटने से डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। रिजर्व सीट से लड़ेगा तो कोई ना कोई रिजर्व ही। अगर सभी रिजर्व से लड़ने वाले मन में ये तय कर लें कि चाहे बेशक कुछ हो जाए पर हम अपने समाज की आवाज़ जरूर उठाएंगे, और मुझे लगता है उसके बाद किसी की टिकट काटने की हिम्मत कोई कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो 10-12% लोग हैं जो सारे देश के सारी पार्टियों के ऊपर बैठे हैं, सारे देश के सारे ऊंचे पदों पर बैठे हैं, और जिनका नुकसान है उनकी संख्या 85-90% के बीच है। फिर भी ये लोग डर रहे हैं, अरे वो टिकट हमारा क्या काटेंगे, हम उनका टिकट काट देंगे। तो तरीका उसका है ना, सब लोग एकजुट हो जाओ, डरना बंद करो। पार्टी के प्रति वफादारी रखते हुए भी, जिस राजनीतिक पार्टी से आप हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, आप उस पार्टी के प्रति वफादारी रखते हुए भी कम से कम सामाजिक मुद्दों को तो उठा सकते हो। क्या आपकी पार्टी को हमारे लोगों की वोट नहीं चाहिए क्या? अगर ऐसा करते हैं तो उनसे मतलब एक तरीके से मंत्रालय छिन भी जाता है, जैसा कि देखिए वो, हाँ, जहाँ तक मेरा ये मानना है कि ये तब तक संभव है जब तक आप डरे रहेंगे, इनसिक्योर रहेंगे। जिस दिन समाज के सब लोग एकजुट होकर समाज की आवाज बनेंगे, और जो भी लड़ेगा वही बोलेगा, जो भी मतलब विधानसभा लड़के जाएगा या संसद में जाएगा वही बोले, वो तय कर लें कि हम किसी भी सूरत में हम अपने समाज की आवाज जरूर बनेंगे, तो फिर पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, वो टिकट नहीं काट पाएगी, क्योंकि वो जिसको देगी वही बोलेगा। तो टिकट किसका कटेगा? हाँ, राइट। जनरल तो कर नहीं सकते, सीट तो रिजर्व है, तो रिजर्व का ही कोई ना कोई लड़ेगा। तो मेरा ये मानना है लोगों को बोलना चाहिए, और फिर अब अगर आपको नहीं बोलना, डरना, गुलामी बन जाना है तो फिर रिजर्व से मत लड़ो। रिजर्व सीट तो बनाई इसलिए कि वो समाज को प्रतिनिधित्व करने के लिए, बिल्कुल, और वो प्रतिनिधित्व ना करके वहाँ समर्पित हो जाते हैं, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। इसके लिए हमको कम से कम कोई अगर एक मंत्री या नेता बोल रहे हैं तो उनको दबा दिया जाता है, उसके लिए हमें कम से कम बड़ी संख्या चाहिए। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना कि हाँ, जो वो जाए जीत के वही बोले, हाँ, फिर किसका टिकट कटेगा? दूसरी बात, जब से मैं आया राजनीति में, मैंने कभी भी सामाजिक मुद्दों पे मैं कभी चुप नहीं रहा हूँ। हाँ, विधायक था तब भी, मंत्री था तब भी, अभी विधायक हूँ तब भी। जहाँ मेरे समाज का मुद्दा आता है तो मैं बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? मुझे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की वो बात हमेशा याद रहती है कि अगर राष्ट्र के हित में और खुद के हित में मुझे कोई एक चुनना हो तो मैं राष्ट्र का हित चुनूंगा, लेकिन अगर राष्ट्र के हित में और मेरे समाज के हित में मुझे कुछ एक चुनना हो तो मैं समाज का हित चुनूंगा। तो इसीलिए मैं समाज का हित चुनता हूँ। राइट, बाबा साहब ने मैं समाज की बात को मजबूती के साथ बोलता हूँ। हाँ, और मुझे इस बात की खुशी है कि जब मैंने बोलना शुरू किया, मैं राजनीति में आया, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, हाँ, लेकिन उसका असर ये हुआ कि आज अनेकों नेता, बहुजन समाज के अनेकों नेता, दलित, पिछड़े, अनेकों नेता हो गए जो लोग कुर्सी पर रह के बोल रहे हैं। आप तो बोलने वालों की संख्या बढ़ी है, हाँ, उनका हौसला बढ़ा है, उनका डर कम हुआ है। ये अच्छी बात है। आप बोलते रहे हैं, तमाम तरीके से बोलते रहे हैं, हर मुद्दे पे बोले ऑलमोस्ट। आपको डर नहीं लगता है? क्योंकि आज हमने देखा है कि आप जिस पार्टी से आते हो उसके तमाम नेताओं पर किस तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है एजेंसीज का उपयोग करके,
और भी कोई पार्टी हो, जैसा हेमंत सोरेन जी के साथ में हमने देखा, तो देखिए आवाज दबाई जा रही ये जो केंद्र की सरकार है, सबसे ज्यादा तो ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार डरी हुई है। और डर का कारण क्या है? डर का कारण ये कि उसे बहुत अच्छे से पता है कि उनके पास अपना बिल्कुल कोर ठोस वोटर जो है वो 12% है। तो 12% तो वो सत्ता में नहीं आ सकते। उन्हें इस बात का डर हमेशा सताता है कि हमारी संख्या कम है, ये बहुसंख्यक लोग अगर जागरूक हो गए, एकजुट हो गए, तो हम तो किसी लायक नहीं बचेंगे। इसीलिए वो इनमें फूट डालते हैं और शासन करते हैं, और साथ में इस बहुजन समाज के लोगों को डरा के रखते हैं। सारी विपक्षी पार्टियों को ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का, पुलिस का पूरा कब्जा लेके, पूरा उनका गलत इस्तेमाल करके, उनको टूल के तौर पे इस्तेमाल करके वो विपक्ष के लोगों को जेल में डाल रहे हैं, उन पे झूठे केस बना रहे हैं, उन पे सर्वे, उनके ऊपर रेड डाल रहे हैं। तो ये सब काम केवल वो डर की राजनीति है। ये डराने के लिए, डर वो रहे हैं खुद, लेकिन दूसरों में भय पैदा करने के लिए वो ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं विपक्ष के लोगों से कहना चाहता हूँ, उन्होंने हेमंत सोरेन को अंदर डाल दिया, उन्होंने मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को अंदर डाल दिया, और भी बहुत सारे नेताओं को अंदर डाल चुके और आगे डालने की तैयारी चल रही है। सत्येंद्र जैन को डाला। तो ये सब डराने की कार्रवाई है। लेकिन जिस दिन लोगों ने डरना बंद कर दिया, फिर क्या करेगा? मैं इसलिए नहीं डरता हूँ, मैं जानता हूँ कि वो डरे हुए हैं। मैं इसलिए नहीं डरता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। डरेगा वो जिसने गलत किया होगा, जो करप्शन करेगा, उल्टे सीधे पैसा बनाएगा, उसे डर लगेगा। राइट। और सबसे ज्यादा काला धन कमाने वाला काम, गलत तरीके से पैसे कमाने वाला काम, वो तो सारा भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। पर फर्क सिर्फ इतना है, जांच उनकी करे कौन? क्योंकि सारी जांच एजेंसी तो उन्हीं के अधीन है। उनके खिलाफ तो कोई जांच नहीं हो रही, उनके यहाँ तो कोई रेड नहीं पड़ रही। ईडी उनके इशारे पे काम करती है। और जो भी विरोधी दल का कोई नेता जिसके खिलाफ सीबीआई, ईडी रेड डालती हैं, मुकदमा बनाती हैं, और जो भी उनमें से बीजेपी में शामिल हो जाता है, उसके बाद उनके केसेस बंद हो जाते हैं, उनको क्लीन चिट मिल जाती है। इसका मतलब डर बीजेपी को है, विपक्ष को डरने की जरूरत नहीं है। डर के आगे जीत है। डरना बंद कीजिए, ऐसा कोई गलत काम मत करो जिसमें डरने की जरूरत पड़े। हाँ, ये गलत कर रहे हैं, सारा लूट इन्होंने मचा रखी है, लेकिन चूंकि जांच एजेंसी इनके पास, इनके यहाँ छापा नहीं लगेगा, इन पे कोई केस नहीं बनेगा, इनकी कोई जांच नहीं होगी, इसीलिए नहीं डरे। लेकिन आज इनका है, हमेशा इनका नहीं रहेगा। राइट। कल निश्चित तौर पे ये विपक्ष में होंगे, उसके बाद जितने घोटाले इन्होंने के सारे खुलेंगे, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। आप अपने चैनल के माध्यम से देखिएगा, मेरे शब्दों को याद कीजिएगा। एक दिन ये सारे घोटाले खुलेंगे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही है। व्यापम घोटाला किसी और ने नहीं किया, इन्हीं के लोगों ने किया ना। लोग कोयला घोटाला किसी और ने किया, इन्हीं के लोगों ने किया ना। लोग भर्तियों में जो पेपर लीक जो कांड हो रहे हैं, इनकी सरकार है, तो घोटाला कौन कर रहा है? लोग कह रहे हैं कि आने वाले टाइम पे तो इलेक्शन ही नहीं होंगे, ऐसी सिचुएशंस बन रही है, तो घोटालों का खुलासा। मुझे नहीं लगता ऐसा है कि इलेक्शन नहीं होंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले, अभी इतनी मजबूत नहीं हो गई है। आपको यकीन है? ठीक है कि वो तानाशाह पार्टी है, मोदी जी तानाशाह हैं, और उनका बस चले तो वो मोदी पुतिन हो जाए, नरेंद्र भाई पुतिन हो जाए, वो भी उनकी तरह पूरे जीवन रहे, ऐसा वो करने की सोच सकते हैं। लेकिन भारत का प्रजातंत्र मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा कमजोर है, या भारत का जनमानस इतना ज्यादा कमजोर है, इतनी बड़ी गुलामी स्वीकार कर चुका है कि सब कुछ खत्म कर दें, वो संविधान को खत्म कर दे और लोग चुप रहेंगे। मुझे नहीं लगता ऐसा। कम से कम आपको लोकतंत्र पे अभी पूरा यकीन है? मुझे अपने ऊपर और अपने लोगों पे भरोसा है, क्योंकि लोकतंत्र तो एक व्यवस्था है, और उसको बचाने की, सजाने और संवारने की जिम्मेदारी जनता की है। बिल्कुल। तो भारत की जनता पे मुझे भरोसा है कि भारत की जनता भी इस हद तक गुलाम नहीं हो गई है कि वो प्रजातंत्र को खत्म के राजतंत्र को लेके आए, तानाशाही लेके आए, और उसके बाद भी लोग मोदी जी का गुणगान करते रहे। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। हमने देखा कि हमारे सामाजिक आंदोलन में दो तरीके अपनाए जाते हैं। एक तरीके से, एक तो ये कि हमारे लोगों को संसद में भेजा जाए, एक तरीके से थोड़ा राजनीतिक और रिजर्वेशन का मुद्दा लगातार बना रहता है। दूसरा ये रहता है कि हमारे सामाजिक आंदोलन को मजबूत करना है, तो हम बुद्धिज्म के थ्रू, ये आप असली मुद्दे पर आए। हाँ। इनकी जो धर्म की राजनीति की काट है, क्योंकि इनकी धर्म की राजनीति नफरत के आधार पर टिकी हुई है, तो इनकी धर्म की नफरत की राजनीति का जवाब केवल बुद्धिज्म है। तो चूंकि बुद्धिज्म ने पूरी दुनिया को शांति, मानवता का संदेश दिया, बुद्धिज्म में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री का भाव है। बुद्धिज्म में सबके कल्याण की भावना है।
बुद्धिज्म ही एकमात्र मार्ग है जो नफरत से दूर प्यार के रास्ते पर है, जो सबको प्यार करना सिखाता है, सबके लिए मंगल कामना रखता है। तो अल्टीमेटली तो ये मेरे आप शब्द नोट कर लीजिएगा, एक दिन आएगा जब पूरे देश नहीं पूरी दुनिया की मानवता बुद्ध की तरफ जाएगी, और इससे अलग दूसरा रास्ता दुनिया के पास नहीं है, ना भारत के पास है ना दुनिया के किसी और देश के पास है। केवल बुद्ध का मार्ग है जो सबके लिए कल्याणकारी है और जो नफरत नहीं प्यार सिखाता है, करुणा सिखाता है। आप बुद्धिज्म को एज फिलोसफी देखते हैं, धर्म? नहीं, धर्म नहीं है बुद्धिज्म, ये धम्म है। धम्म का मतलब जो किसी धर्मशास्त्र से नहीं चलता, राइट, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चलता है, जो इसलिए नहीं चल रहा कि सदियों से चला आ रहा है इसे चलाना है, बल्कि उसमें लोगों को खुद फैसले लेने का हक है। वो किसी भी बात को, बुद्ध ने खुद कहा किसी बात को इसलिए मत मानो कि मैं कह रहा हूँ, बुद्धिज्म कैन बी या किसी बड़े महान व्यक्ति ने कहा है, किसी बड़े ग्रंथ में लिखा है, बल्कि बुद्ध ने कहा किसी बात को जांचो परखो, अपने बुद्धि और विवेक की कसौटी में कस के देखो, परीक्षण करके देखो, उसके बाद आपको लगे वो बात सही तब मानो। तो ये बात कोई दुनिया का कोई दूसरा धर्म नहीं कहता, इसीलिए मैं कह रहा हूँ धर्म धर्मशास्त्र से चलता है, धम्म वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चलता है। तो बुद्धिज्म के मार्ग को अपनाने के लिए अपने ही लोगों को कैसे समझाया जाए, उसका अच्छा तरीका एक? देखिए, अपने ये काम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बुद्धिज्म के रास्ते पे भारत में केवल दलित नहीं, आदिवासी भी, पिछड़े वर्ग के लोग भी बहुत तेजी से बुद्धिज्म की तरफ आ रहे हैं, और जनरल कैटेगरी के भी जो समझदार बुद्धिजीवी लोग हैं, जिनको जरा अकल है, वो लोग भी समझ रहे हैं कि बुद्धिज्म एक मार्ग है, उनमें से भी लोग आने लगे हैं। हाँ, राइट। तो अच्छा, इसमें एक वर्ग ये भी कहता है कि एक तरफ बुद्धिज्म को अपना रहे हैं आप लोग, एक तरफ आप हिंदू राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे हमने पहली बात तो सुनिए, भारत एक सेकुलर राष्ट्र है। हाँ, भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हाँ, आई एग्री, है टोटली ना, एग्री। हैविंग सोलेमनली, है ना, पूरा मतलब जब पढ़ेंगे, हाँ, एक लोकतांत्रिक, समाजवादी, सेकुलर एक गणराज्य है, बिल्कुल, ठीक है। तो उसको, उसके खिलाफ जो बोल रहा है वो बीजेपी का आदमी बोल रहा है, हिंदू राष्ट्र के खिलाफ। आप अगर ये करें हिंदू राष्ट्र बनाना तो आप देशद्रोही हैं, क्योंकि आप संविधान के खिलाफ जाके, देश के लोगों की भावनाओं के खिलाफ जाके बोल रहे हैं। और वहीं अगर बुद्ध में भारत की बात अगर हम करें, मतलब कोई और धर्म की बात करे तो देशद्रोही, हाँ, तुम धर्म की बात करो तो आप संत हो गए, हाँ, आप राष्ट्रभक्त हो गए। आप होते कौन है राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट देने वाले? जब अंग्रेज भारत में दमनकारी नीति अपनाए हुए थे, अंग्रेजों के साथ हाथ मिला के सत्ता में मलाई आप चाट रहे थे। आरएसएस बीजेपी के लोग तो कभी भी आजादी के आंदोलन में शरीक नहीं हुए, उन्होंने तो अंग्रेजों की मदद की, अंग्रेजों से पहले उस व्यवस्था के लोगों ने मुगलों की मदद की। मेरा ये सवाल, विदेशी आक्रमणकारियों को हमेशा उन लोगों ने बुलाया। आपको एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे कि दलित, पिछड़े, आदिवासी लोगों ने कभी विदेशियों की मदद की हो भारत में कब्जा करने के लिए, कभी नहीं मिलेगा आपको। राइट। तो देशद्रोही कौन हुआ? सही। और फिर भारत का प्राचीनतम धर्म तो बौद्ध धर्म है, बुद्धिज्म है। 7वीं शताब्दी से पहले तो पूरा भारत बौद्ध में ही रहा है ना केवल। इस सच को कौन नकार सकता है? अच्छा, बुद्धिज्म को जब हम फैलाने की बात करते हैं, फिर ये लोग डायरेक्टली 22 प्रतिज्ञाओं का विरोध करने लग जाते हैं। अभी राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तब भी ये चीज़ हमने देखी, जब पहले आपने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी तब जो आपके साथ हुआ तब भी देखा। मैं इसे 2 भाग में बांट कर लूंगा। हाँ, पहली बात तो ये कि बाबा साहेब ने हमें 22 प्रतिज्ञाएं दी जी। जब कोई बुद्धिज्म अपनाता है, हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति अगर कोई बौद्ध धर्म को ग्रहण करता है तब उसको 22 प्रतिज्ञाएं दोहरानी होती हैं। लेकिन ये 22 प्रतिज्ञाएं कोई रोज दोहराने का काम नहीं है, ये किसी को जेलस पैदा करने के लिए, चिढ़ाने के लिए नहीं है। अगर कोई इसका चिढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता तो वो गलत है। राइट। और दूसरी बात, उसको आचरण में लाने की जरूरत है, बोलने से नहीं होगा, राइट, आचरण में लाना होगा। तीसरी बात, अगर कोई इस्लाम धर्म को मानने वाला, ईसाई धर्म को मानने वाला, पारसी धर्म को मानने वाला, जैन धर्म को मानने वाला, अगर वो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता है तो फिर इन 22 प्रतिज्ञाओं में से ऊपर की 5-6 प्रतिज्ञाएं ऐसी जिनको फिर दोहराने की जरूरत नहीं है। सही बात है, बिल्कुल। तो इसको डिफरेंशिएट करके देखना होगा। लोग डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, लोग भी लकीर के फकीर हो गए, और बहुत से लोग तो चढ़ाने के लिए करते हैं, तो वो गलत है। मैं उसको सही नहीं मानता हूँ, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भारत का संविधान लिखा और संविधान में उन्होंने ये व्यवस्था दी है कि सबको आज़ादी है, आस्था की, अपने धार्मिक जो विश्वास और आस्था की आज़ादी है, वो जिसको चाहे उसमें अपना फेथ रख के, सबको आज़ादी है।
तो हम अगर चाहते हैं कि हमारी आस्था की वो कदर करें, तो फिर चाहिए कि हम भी दूसरे की आस्था की कदर करें, हम किसी को जबरदस्ती ना करें। जो जिसको आस्था रखना चाहे रखे, हम भी, हमारी भी अपनी आस्था, हम जो हमारी बुद्ध में है तो है। हम बुद्ध को एक ऐसे गुरु के रूप में देखते हैं जिसने पूरे दुनिया के मानव को कल्याण का मार्ग, मुक्ति का मार्ग दिया, दुख से दूर होने का मार्ग दिया। हम ये उम्मीद नहीं करते कि बुद्ध के सामने दो पत्ते अगरबत्ती लगा के हाथ जोड़ के बैठेंगे और वो चमत्कार करेंगे, हम ये बात नहीं मानते हैं। हम बुद्ध की जो ओरिजिनल फिलोसफी है, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें बताई है, हम उसको मानते हैं। तो हमारे रास्तों में रुकावटें बहुत आ रही हैं। जब हम बुद्धिज़्म को अपनाने की बात करते हैं तब हमारे पीछे पड़ जाते हैं लोग। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत प्राइवेटाइजेशन एक तरीके से ज़्यादा हो रहा है ताकि हमारे लोग इंस्टीट्यूशंस में ना जा पाएँ। तो हमारे रास्ते, जो 2-3 रास्ते हम मुख्य तरह अपनाते हैं, वो धीरे धीरे कमज़ोर किए जा रहे हैं। देखिए, जो कट्टरपंथी लोग हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले, जो लोग मनुवादी व्यवस्था में, जो मनुस्मृति में भरोसा करने वाले लोग हैं, ये सारा षड्यंत्र उन्होंने रचा है कि हमारे वो इस बात को हजम नहीं कर पा रहे कि ये लोग जो हजारों साल उनके गुलाम रहे, उनके घर के सामने से चप्पल पहन के नहीं निकल सकते थे, आज वो खूब ठाठ से बारातें निकाल रहे हैं, आज वो ऑफिसर बन के उनके ऊपर बैठ रहे हैं या बगल में बैठ रहे हैं, उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। उन्होंने षड्यंत्र करके सरकारों, क्योंकि सरकारों पे उनका कब्जा रहा, जुडिशरी पे हर जगह उनका कब्जा रहा है, तो सरकारों को इस्तेमाल करके उन्होंने एक एजुकेशन को लगभग प्राइवेटाइज कर दिया है, लगभग छीन लिया है। वो लोग नहीं चाहते कि हमारे लोग तरक्की करें, आगे बढ़ें और वो स्वाभिमान का जीवन जिए। तो सारा षड्यंत्र करा धरा उन्हीं लोगों का। मैं इसीलिए उन लोगों को देशद्रोही मानता हूँ। जो लोग प्राइवेटाइज की बात कर रहे हैं, जो देश के सारे संसाधनों को बेच रहे हैं, जिन्होंने देश की न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षा व्यवस्था को लगभग प्राइवेटाइज कर दिया है, मैं ऐसे लोगों को देशद्रोही मानता हूँ। मैं ऐसे लोगों को बहुजन समाज के खिलाफ, दलित, पिछड़े, आदिवासी के खिलाफ, महिला के खिलाफ मानता हूँ। अभी हमने देखा कि डॉक्टर रितु को लगभग 160-65 दिन हो गए, और कल तो हम लोगों ने देखा कि जो प्रोटेस्ट में जा रहा था उनको भी डिटेन कर लिया गया, बल्कि पत्रकारों को भी डिटेन कर लिया गया। तो इस पर आप एक्चुअली इससे ये प्रतीत होता है कि जो दिल्ली की पुलिस है वो पुलिसिंग नहीं कर रही है, वो आरएसएस बीजेपी की बंधुआ मजदूर हो गई है। जो आदेश आरएसएस बीजेपी के लोगों के द्वारा, उनके गृह मंत्री के द्वारा आएगा, वो उसको मान रहे हैं। वो लोगों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ जाके काम कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन करना एक संवैधानिक अधिकार है। और मैं इस मौके पे एक बात और कहना चाहूंगा, ये प्रोफेसर योगेश सिंह जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, इतिहास उनको याद करेगा। उन्होंने इतना घटिया काम किया है कि उन्होंने पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी को आरएसएस का केंद्र बना दिया है। पढ़ाई लिखाई वहां बंद कर दी है, प्रोफेसर क्लास में पढ़ाने नहीं जा रहे हैं। बहुत कम प्रोफेसर हैं जो सिंसियर है, जो पढ़ाते हैं। ज्यादातर लोग वो आरएसएस के भर्ती कर दिए, और कुछ लोग पैसे, कुछ लोग वहाँ आरएसएस की मदद लेके पैसे से भी भर्ती हुए, इस तरह की भी सूचनाएं मिली हैं। और पूरा उसको पढ़ाई का केंद्र बनाने के लिए वहाँ पे शाखा लग रही है, वहाँ पे पूजा अर्चना, कर्मकांड हो रहे हैं, सारी दीवारें रंग दी हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे एबीवीपी, आरएसएस, बीजेपी एक तरह का गुंडों का गढ़ बना दिया आपने। यूनिवर्सिटी पढ़ाने का किसका स्थान था, लेकिन इस प्रोफेसर योगेश सिंह ने सारी भर्ती ऐसे लोगों की कर दी, उनका पढ़ाने में इंटरेस्ट ही नहीं है। गुंडे लोग आ गए वहाँ पे, गुंडे ही कर रहे हैं खुलेआम। पढ़ाई का क्षेत्र में आग रह के वहाँ सारा वो निकाल रहे हैं, पूरे इकट्ठे होकर, भीड़ इकट्ठी करके, गेरू कलर के झंडे लेके, नारे लगाते हुए। मतलब ये विश्वविद्यालय है, यहाँ पढ़ा करते थे। मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, इतना अच्छा पढ़ाई का माहौल था, इतनी शांति थी यहाँ, उस तरह के दंगे नहीं थे। इन्होंने तो युवाओं को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया लड़ने के लिए। नफरत बढ़ा दी है बहुत ज्यादा इन लोगों ने। जैसा कि मैंने अभी बताया, मीडिया को भी अरेस्ट किया गया। तो सर मेरा ये मानना है कि मेन स्ट्रीम हमारी बात करेगा नहीं कभी। हमारा बहुजन मीडिया में स्पेस बहुत अच्छा बनता जा रहा है। ऐसे में अभी ये जो बिल भी आए हैं, इसमें एक तरीके से हमको पब्लिशर बना दिया है। फिर सरकार चाहेगी तो हमारा कंटेंट हटा भी सकती है। तो जो हमारी बहुजन मीडिया जो मजबूत ये दमनकारी नीति है सरकार की, कि ये जनता की आवाज को दबाना चाहती है। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया कोई मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं रहा है, वो बीजेपी का प्रवक्ता बन गया है, तलवे चाट रहा है। मनु मीडिया कह सकते, वो मनु मीडिया है। वो विपक्ष से सवाल करता है, सत्ता पक्ष से सवाल नहीं करता। हाँ। सत्ता पक्ष का गुणगान करने के लिए कोई भी बात आती है तो सत्ता पक्ष पे प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। सर, अरे केंद्र में जिसकी सरकार है, राज्यों में जिनकी सरकार, उनसे सवाल पूछो ना।
उनसे सवाल पूछने की भैया उनको डिफेंड करने में लगे हुए हैं। तो ऐसे ऐसे पत्रकारों को मैं पत्रकार नहीं मानता, और ऐसे जिसको आप मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहे हैं, मैं उसको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं मान के बीजेपी का प्रवक्ता मानता हूं, क्योंकि वो सारे चैनल आज उन पूंजीपतियों ने खरीद लिए जिनको बढ़ाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। सर हम लोगों को लीगैलिटी कैसे मिल सकती है, क्योंकि हम ग्राउंड पे जाते हैं हमको डिटेन कर लेते हैं, मैं तो हो चुका हूँ। नहीं, इस पे हमें ना सामाजिक आंदोलन को मजबूत करना पड़ेगा, और इतना मजबूत करना पड़ेगा कि हम बीजेपी को सत्ता से उखाड़ के फेंक दें। और साथ में एक चीज़ और समझ लीजिए, जितने कानून बना रहे हैं, पहली बात तो एक चीज़ आपको समझनी है, आपको कानून की छोटी समझ जरूर होनी चाहिए कि कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार, ठीक है, वो संसद के विधानसभाओं के द्वारा सरकार वो कानून बना सकती है, लेकिन वो कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ। राइट। ये स्वतंत्र पत्रकारिता, ये मूल भावना है, उसके खिलाफ बनाया हुआ कानून नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। लोगों को इकट्ठे होके विरोध प्रदर्शन करके अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का ये फंडामेंटल राइट है। राइट। अगर उसको वो रोकते हैं किसी भी धारा के तहत, किसी भी कानून को नया बना के, तो ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। ऐसे किसी भी कानून को माननीय सर्वोच्च न्यायालय को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देना चाहिए। राइट। तो सर अंत में मेरे लास्ट सवाल ये है कि हमने देखा है कि आजकल एक ट्रेंड है, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, लोग जो है खुद को बुद्धिस्ट बुलाना नहीं चाहते, सिर्फ नास्तिक क्लेम करके वो चाहते हैं कि मैं जो है नास्तिक बन जाता हूँ और मैं सामाजिक मूवमेंट में बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। देखिए, बड़ी मात्रा में लोग बौद्ध बन रहे हैं। जो नास्तिक बन रहा है वो नास्तिक बने, सबको स्वतंत्रता है अपने तरीके से जीने की, बेटर क्या है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि लोग अपने जीवन के फैसले बुद्धि और विवेक से लें। वो ये कहे मैं बुद्धिस्ट नहीं, ना बेशक ना हो, अगर वो, मेरा ये मानना है जो भी व्यक्ति अपने जीवन के फैसले बुद्धि और विवेक से लेता है, अंधविश्वास पाखंडवाद को नहीं मानता है, सबके लिए अपने मन में कल्याण की भावना रखता है, तो वो हर आदमी बौद्ध है। वो बौद्ध धर्म अपनाए या ना अपनाए, यहाँ मेरा तो यहाँ तक मानना है वो किसी भी धर्म को मानने वाला है, किसी भी धर्म को, अगर वो अंधविश्वास पाखंडवाद को नहीं मानता, किसी दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं करता, किसी का उत्पीड़न नहीं करता, सबके प्रति प्रेम भाव रखता है, अच्छे मंगल भाव रखता है, और अपने जीवन के फैसले बुद्धि और विवेक से लेता है, तो किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति वो बौद्ध है। बौद्ध यानी बुद्धि के पर आधारित सोच रखने वाला व्यक्ति। राइट। वो क्लेम चाहे फिर कुछ भी करे, वो कुछ भी करे, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बौद्ध धर्म मूर्तियों के आधार पर नहीं चल रहा। हाँ, सही वो बात। पूजा पाठ से नहीं चल रहा, वो विचार से चल रहा है। बिल्कुल। तो सर आखिर में सवाल हमारे खत्म हो चुके हैं। आखिर में हमारा ये रहता है कि आपको अपने मन से कोई बात कहनी हो तो आप कह सकते हैं, कोई फीडबैक हो वो दे सकते हैं। मैं एक ही बात आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को कहूंगा कि आप लोग अच्छे इंसान बने, कम से कम औरों का ना सही अपना तो खुद का कल्याण करें। जब आप किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सोच की वजह से आप अपना भी नुकसान करते हैं, लेकिन जब सबके कल्याण की भावना रखते हैं, किसी को सताते नहीं है, किसी की हकमारी नहीं करते हैं, किसी का उत्पीड़न नहीं करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप देश को तैयार कर रहे हैं, आप देश के लिए काम कर रहे हैं। इसमें आप दूसरों का भी भला कर रहे हैं और आपका अपना भी भला होगा। और आप लोग अंधविश्वास पाखंडवाद से दूर रहें, अच्छे भाव रखें अपने मन में, विचारधारा, अच्छी विचारधारा से जुड़े, बुरी विचारधारा से दूर रहें, और किसी भी प्रकार के अंधविश्वास पाखंडवाद से दूरी रखें, तो आप निश्चित तौर पर एक सच्चे देशभक्त होंगे और मानवतावादी होंगे, मानव कल्याणकारी होंगे, और आप एक अच्छे इंसान के रूप में जाने जाएंगे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। थैंक यू सर। तो आप देख रहे थे दी आउटकास्ट इंडिया, मैं हूँ हितेश, सर राजेंद्र पाल गौतम सर, और हमारे साथ वीडियो में मदद कर रहे थे दीपक भाई। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय भीम।